धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि हिग्स बोसान, ये इसके बारे में है कि इसकी महत्ता क्या है और ये किस तरह भौतिकी के सिद्धांतों को जो एक्सपेरिमेंट सर्न में हो रहे हैं, जो पिछले कल लिक्विड हाइड्रॉन कोलाइडर, ये जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, ये जो एक्सपेरिमेंट थर्ड स्टेज का शुरू किया है, ये किस तरह से परिवर्तन लाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें यूनिवर्स को समझना होगा। यूनिवर्स की सबसे छोटी यूनिट होती है वो, आप किसी एटम का प्रोटॉन मान लीजिए, न्यूट्रॉन मान लीजिए या इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और इसके बाद एटम होता है, फिर वो पार्टिकल बनता है, और उसके बाद वो वहाँ से शुरू होते होते बॉडी बनती है, और बॉडी से प्लैनेट बनते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बनता है। प्लैनेट के सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक स्टार होता है। कई सारे सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वो यूनी स्टार है, जो कई सारे सोलर सिस्टम हैं हमारी ही गैलेक्सी में, मिल्की वे में, वो मल्टी स्टार हैं। तो कई सारे इस तरह से सोलर सिस्टम, मिलियंस एंड मिलियंस, वो मिल के एक गैलेक्सी बनाते हैं, और कई सारी मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज मिल के वो एक ब्लॉब बनाती हैं, और फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ब्लॉब्स मिल के वो यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक से है कि लाइट की स्पीड से ये फैलता भी है पेरीफेरी की तरफ और सिकुड़ता भी है। लेकिन जब यूनिवर्स बना था तो जो पार्टिकल्स थे, या पार्टिकल्स नहीं हो बल्कि एनर्जी बंडल्स थे, उनमें कोई मास नहीं था, द्रव्यमान नहीं था। एक फील्ड उनकी होती थी, एक क्षेत्र होता था जिसमें वो मूवमेंट करते रहते थे। तो बाद में उस फील्ड के सहारे इन्होंने मास गेन करना शुरू किया। तो ये जो आप यूँ समझिए, जो फंडामेंटल फील्ड होती है उसको हम हिग्स फील्ड कहते हैं, और ये जो पार्टिकल होता है इसको हम बोसान पार्टिकल कहते हैं। और इन दोनों के एक्सपेरिमेंट को, फील्ड को और पार्टिकल को, जो बड़ी तेज़ी से एनर्जीलेस और कलरलेस होके अपना शेप डिके होकर दूसरे फॉर्म में आता है, हम वो पार्टिकल और फील्ड को मिला के हम हिग्स बोसान का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और आप ये जानिए, जो हमारे साइंटिस्ट थे कोलकाता के, जिन्होंने ढाका अल्बर्ट में अपनी एजुकेशन ली, ढाका में पढ़ाया भी, कोलकाता में भी पढ़ाया भी, सत्येंद्र नाथ बोस, वो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी काम किया, और अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्मन में ट्रांसलेट करके पब्लिश कराया। काफ़ी लंबे अरसे तक वो 1894 से 1974 तक थे हमारे बीच, और उन्हीं का हिग्स के साथ, जो साइंटिस्ट हिग्स थे उनके साथ मिलकर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसी को हम हिग्स बोसान कहते हैं। ये तो रही बात हिग्स बोसान के बारे में। अब अगर हमारे कई सारे अंदाजे हैं, जैसे अभी तक, जब तक कि सर्न की लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, जो करीब 27 किलोमीटर लंबी एक टनल है, जहाँ पर प्रोटॉन की एक बीम 13.6 टेट्रा किलो वोल्ट की वेलोसिटी से इस थर्ड स्टेज में बीम डाली जाएगी और उसका कोलाइजन कराया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात ये जानिए कि इसके, ये तीसरी स्टेज है, इसके पहले 2 स्टेजेज हो चुकी हैं। 2012 में जो दूसरी स्टेज थी, इसमें बोसान पार्टिकल को देखा गया। उसके पहले हिग्स और बोसान ने थेरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, और इसका वजूद प्रूव नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ी डिस्कवरी लिक्विड हाइड्रॉन, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर ने की है,
कि हिग्स बोसान पार्टिकल को, फील्ड को और पार्टिकल को इन्होंने प्रूव किया है, देखा है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अगर हम आपके दूसरे सवाल पर आएँ तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा आपका दूसरा सवाल क्या है। मैं दूसरा सवाल भेजता हूँ। दूसरा सवाल आपका ये है कि डार्क मैटर क्या है और लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, ये जो सर्न की टनल है जहाँ पर प्रोटॉन की बीम्स 13.6 टेट्रा किलो वोल्ट की वेलोसिटी से टकराएंगी इस बार पहले से ज़्यादा वेलोसिटी से। तो डार्क मैटर क्या है और उसकी खोज में एलएचसी का क्या योगदान है। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है वो दो चीज़ों से बना है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो ये डार्क मैटर ऐसे ही संभावना इस बात की है कि ऐसे ही पार्टिकल से बना है जैसा कि कुछ हिग्स बोसान या बोसान पार्टिकल है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसने की है कि डार्क मैटर के बारे में जो एक्सपेरिमेंट्स चले हैं 2012 में बोसान पार्टिकल खोजने के बाद, जो इसने प्रूव किया, उसके बाद किस तरह की वेव्स जनरेट होती हैं। हालांकि इन्होंने डार्क मैटर पे बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन फिर भी इतना रिवील किया है कि सिग्नल्स कैसे वहाँ से निकलते हैं और डार्क मैटर का प्रोडक्शन कैसे होता है और पार्टिकल्स रेडिएट कैसे करते हैं, ऑर्डिनरी मैटर से किस तरह डिफरेंट होते हैं। ये सब जो है एक्सपेरिमेंट के नतीजों के जरिए पता चला है। दूसरी बात ये है कि डार्क मैटर की खोज के तरफ ये थर्ड स्टेज का एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहते हैं मेक इट, ब्रेक इट और शेक इट कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, ये उसके नेचर को, डार्क मैटर के नेचर को पता करने में ये एलएचसी का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाएगा। अभी तक तो ये है कि दो स्टेजेस में बोसान पार्टिकल को इन्होंने प्रूव कर दिया है। तो ऐसी संभावना है कि जो इसके नेचर को समझेंगे थर्ड स्टेज में, बोसान पार्टिकल का जो नेचर है इसको समझेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि डार्क मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस तरह की एनर्जी वहाँ पैदा होती है, किस तरह की वेव्स जनरेट होती हैं। तो यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट को समझने में हमें आसानी होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि एलएचसी के अलावा दो और तरीके हैं डार्क मैटर के बारे में शोध करने के। एक तो जैसे नासा की टेलीस्कोप है या और भी देशों की है, इंडिया के भी आप चले जाइए, तमाम सारी, पुणे में ऑब्जर्वेटरी है, उत्तराखंड में चले जाइए वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, तो कई सारी जगहों पे ऑब्जर्वेटरी है। तो ये अंतरिक्ष में जो डार्क मैटर में रिएक्शंस होते रहते हैं, उनसे किस तरह की वेव जनरेट होती है, पार्टिकल्स किस तरह से टकराते हैं, इनके जरिए वो डार्क मैटर के कंस्टिट्यूएंट को पता करने की कोशिश करते हैं। और जो एक तीसरा तरीका है, जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, उनसे भी अगर हम चाहें तो डार्क मैटर के कंस्टिट्यूएंट को समझने में आसानी हो सकती है। लेकिन ये दोनों तरीके काफ़ी खर्चीले हैं। हबल जैसी टेलीस्कोप बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है, जो यूनिवर्स के सेंटर तक देख सकती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अपने कई सारे नुकसान हैं। तो ये इसके बाद ये जो एलएचसी है ये ले देकर बचती है, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कंस्टिट्यूएंट को, इंग्रेडिएंट्स को, वहाँ हो रहे रिएक्शन को समझने में मदद कर सकती है। आपका तीसरा सवाल है कि हिग्स बोसान एक्सपेरिमेंट क्या है और ये किससे जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हिग्स बोसान की स्टडी जो एलएचसी ने की, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल फिजिक्स से मिला है,
थोड़ा क्वांटम फिजिक्स से मिलता है और थोड़ा पार्टिकल फिजिक्स से मिलता है। और सत्येंद्रनाथ बोस जो थे वो इन तीनों के महारथी थे। वो कहने को तो सिर्फ इसके ही नहीं, वो म्यूजिक में भी थे, फिलॉसफी में भी अग्रणी थे, रिलीजियस स्टडीज में भी बहुत ज़्यादा आगे थे। और उन्होंने बड़े ही कम एज में 1920s के आसपास जो है अपनी महारत हासिल कर ली थी, जब उन्होंने आइंस्टीन को अपना रिसर्च पेपर भेजा था। तो मैंने जैसे कि बताया कि जब ये यूनिवर्स बना तो पार्टिकल्स में जो था वो द्रव्यमान नहीं था, वो फ्री फ्लो करते थे एक फील्ड में। और फिर जब धीरे धीरे उस फील्ड से उन्हें मास मिला तो हिग्स बोसान का जो एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा हिग्स उस फील्ड को कहते हैं और बोसान उस पार्टिकल को कहते हैं जिसे सत्येंद्रनाथ बोस ने खोजा था और फील्ड हिग्स ने खोजी थी, उस क्षेत्र को, एनर्जी फील्ड को, जहाँ पर पार्टिकल में एनर्जी और कलर ना होते हुए भी ये बड़ी तेज़ी से डिके होकर अपना फॉर्म चेंज करता है। तो बहुत सारी गुत्थियाँ इससे सुलझती हैं। ये भी एक सवाल उठ सकता है कि क्या डार्क मैटर जो है ये इसी तरह के पार्टिकल से बना है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट LHC पे 7 स्टेजेज में होने हैं और ये मेरे ख्याल से धरती पर हो रहा अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है जो आपकी आँखों के आगे हो रहा है और जो प्रूव करेगा, थ्योरी से आगे जाकर ये प्रैक्टिकल करके आपको उस चीज़ को प्रूव करके दिखाएगा कि हिग्स बोसान के बारे में तो इसने प्रूव कर दिया 2012 में, लेकिन ये जो डार्क मैटर के इंग्रेडिएंट्स और कंस्टिट्यूएंट हैं, ये बहुत सारी संभावना है कि इस 3rd स्टेज के एक्सपेरिमेंट्स में जो 4 साल चलेंगे, और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ 3 साल के अवरोध के बाद ये 3rd स्टेज का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है 5 तारीख को, तो इसमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपका चौथा सवाल है कि हिग्स बोसान, जिसे गॉड्स पार्टिकल भी कहते हैं, इसको दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में क्यों गिना जाता है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको, फ़र्ज़ कीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपको उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता हैं या उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, तो आपको खाने का स्वाद नहीं मिलेगा। वही चीज़ है कि जो गॉड्स पार्टिकल है या जो हिग्स बोसान है, ये यूनिवर्स के बिगिनिंग को बताता है, ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ। और अगर इसी से मिलता जुलता हम वेदों में कहें तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हिरण्यगर्भः, मतलब एक गोल्डन एग से, सुनहरे अंडे से इस दुनिया की शुरुआत हुई, तो उसी को गॉड्स पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसान, मैंने आपको अभी फिर बताया, हिग्स और बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, इन दोनों के मिले जुले प्रयोगों की वजह से हिग्स एनर्जी फील्ड के बारे में पता चला और बोसान पार्टिकल के बारे में पता चला, जो एनर्जी और कलरलेस होते हुए भी बहुत तेज़ी से अपना फॉर्म चेंज करता है और इसमें स्वयं की एनर्जी ना होते हुए बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है जब ये अपना फॉर्म चेंज करता है। तो इसी को पता करने के लिए 2012 में इसी के बारे में सफलता मिली, जो सत्येंद्रनाथ बोस और हिग्स ने हिग्स फील्ड, एनर्जी फील्ड और बोसान पार्टिकल को खोजा था। थेरेटिकली उसको लिक्विड लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर ने प्रूव किया है 2012 में। तो निसंदेह ये कितना बड़ा प्रयोग था हिग्स बोसान, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस चीज़ से लगाइए कि हिग्स बोसान के ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट को से रिलेटेड जिन साइंटिस्ट ने काम किया, इनके काम पर, सत्येंद्रनाथ बोस और हिग्स पर जिन कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया, ऐसे 7 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जबकि सत्येंद्रनाथ बोस को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। और इसकी
उपादेयता और एक कितना वृहद प्रयोग है, हिग्स बोसान डिस्कवरी कितनी बड़ी है, ये इसी बात से पता चलती है। आपके सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 का जवाब मैं एक साथ दूंगा। आपने पूछा है ऊर्जा का मूल्य क्या है, ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। आप इसकी यूनिट के बारे में पूछना चाहते हैं या ये पूछना चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ऊर्जा का की वैल्यू क्या है? वैसे तो ऊर्जा को मापने की इकाई है जूल, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इसकी महत्ता क्या है, तो ये बड़ी आसान सी बात है। आप भी गाड़ी से ऑफिस जाते होंगे, दुनिया की बिलियंस एंड बिलियंस आबादी तमाम सारे घर में इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट्स यूज करती है, होम अप्लाइंसेज यूज करती है, फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रिक कार, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, तो इन सब में ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी आपने अभी रशिया यूक्रेन वार में भी इसकी क्या वैल्यू है ये देखी होगी। जहाँ तक मापने की बात है तो इसकी इकाई है जूल, जूल में नापी जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सिस्टम है उसमें भी इसको नापा जाता है। तो ये तो हुआ ऊर्जा का मूल्य क्या है। आप कह रहे हैं कि अब ये ऊर्जा पे मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि आप नटराज जो लॉर्ड शिवा का डांसिंग फॉर्म है, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने तांडव किया था, वो उसको प्रतिबिंबित करता है। आप पूछ रहे हैं कि जो दुनिया का ये बृहत्तम एक्सपेरिमेंट चल रहा है जनेवा में, 27 मीटर की टनल, 27 किलोमीटर की टनल में, उसके कंपाउंड के बाहर नटराज की प्रतिमा क्यों लगी? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर 2 मीटर लंबी नटराज की, शिव की, लॉर्ड शिवा के डांसिंग फॉर्म की प्रतिमा लगी है। और ये प्रतिमा भारत से ही गिफ्ट की गई थी, और उसका उद्घाटन जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं, भारत के जो स्विट्ज़रलैंड में राजदूत हैं, उन सब ने मिलके किया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन, इन सब ने मिलके किया था। देखिए, बात ये है कि आपने एक सवाल और पूछा है कि नटराज जो लॉर्ड शिवा का डांसिंग फॉर्म है उसका क्या साइंस से कोई लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अगर ये बात कहूँ कि लॉर्ड शिवा को एक तो प्रकृति का सोर्स माना गया है, ब्रह्मांड का सोर्स माना गया है, और उसका विनाशक भी माना गया है। तो नटराज की प्रतिमा यही बताती है कि शिव ही सब कुछ हैं, शिव ही आपको, इस सृष्टि को पैदा करते हैं और वही इसका विध्वंस करते हैं। आपने एक सवाल और पूछा, ये बात सिर्फ आपने किसी साइंटिस्ट का नाम लिया है, फ्रिट्जोफ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भगवान शिव से बहुत प्रभावित थे, और यही अकेले साइंटिस्ट नहीं हैं। इस बात को लेकर नटराज की साइंटिफिक वैल्यू के बारे में, जो अपने आप में जिनको कल्ट का दर्जा मिला हुआ है, कार्ल सैगन, जो जिन्हें स्पेस साइंटिस्ट, कॉस्मोलॉजी का एक तरह से पुरोधा या भीष्म पितामह माना जाता है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था और यही बात कही थी जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नटराज डांसिंग फॉर्म, तांडव शिव का, ये दिखाता है कि शिव ही जो शक्ति का परिचायक है। नटराज की जो आइडल है, जो वो अपने आप में शक्ति का पुंज जो होता है, किस तरह डांस फॉर्म से उनके निकलता है और सृष्टि को पैदा करता है और उसका विध्वंस करता है। एनर्जी को एक तरह से दिखाता है, शक्तिपुंज को दिखाता है। और ये बात आपने जिस साइंटिस्ट का नाम लिया,
वो मैं एक बार उनका नाम आपको बताता हूँ। फिट्जरकॉफ आपने शायद कहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक पट्टिका, एक ताम्रपत्र लगा है जहाँ पर एक कोटेशन नटराज के बारे में नहीं है, 2-3 साइंटिस्ट की है। और उसमें से एक जिन साइंटिस्ट का आपने नाम लिया उनका भी एक कोटेशन नहीं, एक से ज़्यादा है। जिसमें से जिन 2 के बारे में मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला ये है जिसमें लिखा गया है उस पट्टिका पर कि मॉडर्न फिजिक्स हैज शोन दैट द रिदम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली manifest in the turn of the seasons and in the birth and death of all living creatures, but is also the very essence of inorganic matter, and that for the modern physicist then Shiva's dance, the Nataraj form of Lord Shiva, is the dance of subatomic matter, जिस पर ये सारा एक्सपेरिमेंट टिका हुआ है। दूसरा कोटेशन उन्हीं साइंटिस्ट का जो लिखा हुआ है वहाँ पर नटराज के साथ जो पट्टिका लगी हुई है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो Indian artist created visual images of dancing Shiva in a beautiful series of bronzes. In our time, physicists have used the most advanced technology to portray the patterns of the cosmic dance. The metaphor of the cosmic dance thus unifies ancient mythology, religious art and modern physics. तो ये 2 महत्वपूर्ण कोट मैंने पढ़ के बताए कि नटराज का, भगवान शिव का, लॉर्ड शिवा का जो डांसिंग फॉर्म है नटराज, एक तो एनर्जी पुंज की तरफ, एनर्जी फील्ड की तरफ इंडिकेट करता है, एक वो शक्ति पुंज के बारे में बताता है, दूसरा यूनिवर्स की बिगिनिंग और विध्वंस या उसका समाप्ति कैसे होगी ये बताता है, और ये बताता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो इसको कॉस्मोलॉजी से किस तरह जोड़ते थे। तो एक तरह से नटराज के डांस को एक कॉस्मिक डांस भी कहा जा सकता है। आपका आखिरी सवाल है कि सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे, उनका इस हिग्स बोसान में क्या योगदान है और वो उन्होंने क्या किया। तो सत्येंद्र नाथ बोस 1894 में पैदा हुए कलकत्ता में। बहुत ही कम एज में बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कलकत्ता में पढ़ाई की और कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन को चिट्ठी लिखी, जिस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना कमेंट लिखते हुए उसको जर्मन में पब्लिश कराया। और फिर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी कई सारे प्रयोग किए जो अलग अलग नामों से मशहूर हैं। फिर उनकी जो सबसे फेमस हिग्स बोसान वाली डिस्कवरी है वो हिग्स फील्ड और बोसान पार्टिकल के बारे में, इसके बारे में विस्तृत तौर तरीके पे बता चुका हूँ। वो सिर्फ फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स के मास्टर नहीं थे, बल्कि वो म्यूजिक के भी, फ़िलॉसफ़ी के भी, रिलीजियस स्टडीज़ के भी, तमाम सारी चीज़ें अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे। और आखिर में मैं ये बात कहते हुए, ढाका में भी उन्होंने काफ़ी सेवाएं दी, तब वो भारत का ही अंग था, कि जिस डिस्कवरी पर हम बात कर रहे हैं हिग्स बोसान, उस पर सत्येंद्र नाथ बोस को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन उस डिस्कवरी से जुड़े, उससे रिलेटेड डिस्कवरी करने वाले 7 अन्य वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। धन्यवाद।